बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। पीपीएससी और दीगर इम्तिहानात के सिलसिले में इस लेक्चर सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 5 है ग्रुप थ्योरी के सब्जेक्ट में। और आज हमारी गुफ्तगू होगी थोड़ा सा जिसमें हम ओवरव्यू देखेंगे सिमेट्री ग्रुप्स के ऊपर और इसकी दो अहम सब क्लासेस के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस के नए नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मुयस्सर आ जाएं। जी, तो सिमेट्री ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले सबसे बुनियादी तौर पर जौन सी डेफिनेशन हमें पढ़नी है वो है कि परम्यूटेशन से क्या मुराद होती है। याद रखिएगा, आप फंक्शन को दो अंदाज में डिफ़ाइन कर सकते हैं। मुख्तसर तौर पर यहाँ हम बात कर रहे हैं, बाकी तफसीली गुफ्तगू जो उनसी होगी वो हम कोर्स में करेंगे कि या तो फंक्शन में डोमेन और कोड डोमेन में सेट एक जैसे होते हैं या एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं जिसमें दो डिफरेंट सेट्स लिए जाते हैं डोमेन और कोड डोमेन के लिए, तो अल्फाज बोले जाते हैं अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दैट सेट, अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दैट सेट। और अगर फंक्शन डिफाइन करते हुए आप डोमेन और कोड डोमेन में एक ही सेट रख देंगे या एक ही सेट लेते हैं तो फिर हम बोलते हैं फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स, फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस सेट। तो ये है पहला फ़र्क। अगर तो डोमेन और कोड डोमेन के अंदर आपके पास दो मुख्तलिफ सेट्स होते हैं या हों तो उस वक़्त फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो क्या होते हैं, अ फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू डैट सेट। और अगर दोनों में डोमेन और कोड डोमेन में एक ही सेट रख दिया जाए तो फिर हम बोलते हैं अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स, अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एक्स। तो परम्यूटेशन से क्या मुराद है, ऐसा बाइजेक्टिव फंक्शन, अ बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट एक्स, अ बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइंड ऑन अ सेट एक्स। इस तरह का जो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा जिसमें डोमेन और कोड डोमेन में एक ही सेट शामिल हो तो इसे हम बोलते हैं परम्यूटेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर दो डिफरेंट सेट्स होंगे तो वहाँ पर बाइजेक्टिव फंक्शन सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन ही रहेगा, वहाँ पे हम परम्यूटेशन की बात नहीं कर सकते हैं। हर दो सेट्स के दरमियान में एक्स वाई अगर कोई से भी दो सेट्स हैं उनके दरमियान हम बाइजेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन परम्यूटेशन कब बनेगी, जब आपके पास दोनों साइड्स पर डोमेन और कोड डोमेन में एक ही सेट शामिल हो। अब याद रखिएगा, बाइजेक्टिव एक तो फंक्शन कब बनता है, हम जानते हैं डोमेन के सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो जाएं, पहले सेट के सारे एलिमेंट इस्तेमाल हो जाएं और जो एलिमेंट एक मरतबा इस्तेमाल हो दोबारा इस्तेमाल ना हो। अब सवाल नंबर 2 आ गया, अंडर व्हाट कंडीशन वी कैन डिफाइन अ बाइजेक्टिव फंक्शन। वो कौन सी कंडीशन है जिसके तहत एक बाइजेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, जब तक दोनों सेट्स में, ये मैं फाइनाइट सेट्स की बात कर रहा हूं, जब तक दोनों सेट्स में एलिमेंट्स की तादाद बराबर नहीं होगी तब तक हम उनमें बाइजेक्शन को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस कंडीशन के तहत दो सेट्स के दरमियान हम बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या जवाब है, अगर तो वो दोनों फाइनाइट सेट्स हैं तो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स का एक बराबर होना लाजमी है। क्या मतलब है एक बराबर होने का, अगर पहले सेट में 10 एलिमेंट हैं तो दूसरे में भी कितने एलिमेंट होने चाहिए, 10 एलिमेंट होने चाहिए, तब जाकर हम बाइजेक्शन की बात करेंगे। अगर एक पहले डोमेन में फर्ज कर लो एलिमेंट एक्स हैं, या चलो यूं कर लो कि पहले सेट में एलिमेंट डोमेन में आपके पास 10 हैं, कोड डोमेन में आपके पास 15 हैं या 5 हैं, तो फंक्शन तो आप डिफाइन कर सकते हैं लेकिन बाइजेक्शन में मुयसर नहीं आएगी। ठीक है, अब चूंकि
परमुटेशन में हम क्या कह रहे हैं कि डोमेन और कोड डोमेन में एक ही सेट होगा, डोमेन और कोड डोमेन में एक ही सेट होगा। अब अगर ये सेट फाइनाइट हो जाए और फर्ज कर लो इसके अंदर n एलिमेंट्स हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन के अंदर भी n एलिमेंट्स होंगे और कोड डोमेन के अंदर भी कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन और कोड डोमेन में एलिमेंट्स की तादाद क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। तो लिहाजा बाइजेक्शन डिफाइन करने की जो बुनियादी शर्त है वो हमने क्या कर लिया है, पूरी कर लिया है। तो फिर ऐसा फंक्शन जो जिसका डोमेन और कोड डोमेन एक ही सेट हो, उसे हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, परमुटेशन, अगर ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो जाए, अगर ये फंक्शन हमारा क्या हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए। ठीक है, अच्छा जनाब, अब ज़रा हम आते हैं सिमेट्री ग्रुप्स की तरफ। सिमेट्री ग्रुप ऑफ डिग्री n, मैंने जैसे आपको कल भी बताया था, डिग्री परमुटेशन का सादा ज़ुबान में मतलब है घुमाना, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को घुमाना। डिग्री n से मैंने मुराद कल क्या बताई थी कि उसके के रेगुलर n पॉलीगॉन्स की घुमावट, n पॉलीगॉन को जब आप घुमाते हो उससे बनने वाले जितने हमारे पास शेप्स आते हैं उन शेप्स को एक सेट में इकट्ठा कर दिया जाए तो ये एक ग्रुप बनाता है जिसको हम सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। आसान तरीन ज़ुबान में मैं बता रहा हूँ, कोई मैं क्लासिकल या अपना फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आसान ज़ुबान में, कि जब भी आप किसी n पॉलीगॉन को घुमाएंगे, घुमाने से जोन जोन से शेप्स आपको मैसर आएंगे या जोन जोन सी तब्दीलियाँ मैसर आएंगी, वो तमाम तब्दीलियों को आप एक सेट में इकट्ठा कर दें तो ये सेट एक ग्रुप बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये परमुटेशन ग्रुप है या क्या है, सिमेट्री ग्रुप है ऑफ डिग्री n। डिग्री n से क्या मुराद है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आप कितने कोनों वाली शक्ल को घुमा रहे हो, कितने कोनों वाली शक्ल को घुमा रहे हो। फर्ज कर लो अगर आप डिग्री 5 कहते हो तो इसका मतलब है आप किसी पेंटागोन की घुमावट देख रहे हो। अगर आप 4 रखते हो तो इसका मतलब है कि आप 4 कोनों वाली शक्ल की घुमावट का जायज़ा ले रहे हो। अगर आप 3 रखते हो तो इसका मतलब है कि आप किसी ट्राइंगल की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो सिमेट्री ग्रुप का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बेसिकली कैसे हमारे पास आता है कि जब भी हम किसी रेगुलर एनगोन को घुमाते हैं, घुमाने से जो शेप्स हमें मैसर आते हैं उनको एक सेट में रख दें तो यहाँ से जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर डिग्री। और इसको हम आमतौर पर किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं। नेचर ऑफ एलिमेंट जैसे मैंने कल बताया था, इसमें सारे के सारे क्या आते हैं, हमारे पास परमुटेशंस आते हैं। ठीक है, Sn का जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। अबिलियन नहीं जी, ये अबिलियन नहीं होते हैं। 5 क्लासेस जो हमने पढ़ी अभी तक, 5 तरह की ग्रुप, सॉरी 4 तरह की पढ़ी हैं। ग्रुप ऑफ रेजिड्यू क्लासेस पढ़े हमने, यूनिट ग्रुप्स पढ़े हमने, nth रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़े। ये तीनों ग्रुप्स हर एक n के लिए अबिलियन होते हैं, हर एक n के लिए क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं। जबकि सिमेट्री ग्रुप्स हर एक n के लिए नॉन अबिलियन होते हैं, हर एक n के लिए क्या होते हैं, नॉन अबिलियन होते हैं। और घुमावट शुरू कहाँ से होती है, कम अज कम 3 कोनों वाली शक्ल से। कम अज कम 3 कोनों वाली शक्ल कौन सी होती है, ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल से इसकी घुमावट शुरू होती है, उसके बाद रेक्टेंगल आते हैं, पेंटागोन आते हैं, हेक्सागोन आते हैं और बात आगे को चलती जाती है। लेकिन यहाँ पर हम फाइनाइट केस ले रहे हैं। ये भी बात याद रखिएगा, आप इनफाइनाइट सेट के ऊपर भी सिमेट्रीज को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है लिहाजा मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हमारी टॉपिक में फाइनाइट केसेस हैं, लिहाजा हम उन फाइनाइट केसेस को डिस्कस कर रहे हैं जिनके अंदर सेट यानी कि हम एक फाइनाइट नंबर ऑफ गोन्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये सारे के सारे ग्रुप स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, नॉन अबिलियन होते हैं। और इन तमाम के तमाम ग्रुप्स की जो उनसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो किस शक्ल में होते हैं, परमुटेशंस की शक्ल में होते हैं। देखिएगा, अगर n हम 3 ले लेते हैं तो सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 2 3। इसका मतलब क्या है कि फिजिकली हम 3 कोनों वाली शक्ल को घुमा रहे हैं। और 3 कोनों वाली शक्ल कौन सी होती है हमारे पास,
ट्रायंगल होती है। तो यहाँ से जो ग्रुप वजूद में आएगा वो कौन सा होगा? सिमेट्रिक ग्रुप डिफाइंड ऑन दिस एक्स। किससे डिनोट करेंगे? S3 से। किससे डिनोट करेंगे? S3 से। इसका मतलब क्या हुआ कि एन की जगह पर हमने 3 पुट कर दिया। आगे सेट में एलिमेंट देखिएगा कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, फिर 1 2 का साइकिल, 1 3 का साइकिल, 2 3 का साइकिल, फिर 1 2 3 और 1 3 2 का साइकिल। ये आप जानते हैं सारे के सारे बाइजेक्शंस हैं, ठीक है। इसके लिए सिमेट्रिक ग्रुप्स को पढ़ने के लिए हमें परमुटेशंस के बुनियादी जो मामलात हैं उनसे मुकम्मल तौर पर आगाही होना लाजमी है। क्या मतलब है इसका? कि 2 परमुटेशंस को हम उनका प्रोडक्ट कैसे लेंगे, एक परमुटेशन का इन्वर्स कैसे लेंगे, ठीक है ना। यहाँ इस तरह से जो साइक्लिक परमुटेशंस की क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ट्रांसपोजिशन से क्या मुराद लेते हैं, साइकिल की लेंथ से क्या मुराद होती है, डिसजॉइंट साइकिल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी बेसिक बातें हैं जो कि सिमेट्रिक ग्रुप्स को पढ़ने के लिए पहले हमें पढ़ना लाजमी है, क्योंकि जब तक हमारी उनके ऊपर ग्रिप नहीं होगी हमारे लिए इन बातों को अंडरस्टैंड करना आसान नहीं रहेगा। तो S3 में जो एलिमेंट आ रहे हैं ये अब परमुटेशंस आ रही हैं, और आप जानते हैं परमुटेशंस को हम साइकिल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2। अब क्या करने लगे हैं, एक अंदाज इसका और क्या लिखने का कि हम S3 को जनरेटर्स और रिलेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। जनरेटर्स और रिलेशंस के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हम कोर्स में करेंगे। यहाँ पर आप यूँ समझ लीजिए, अगर हम इन 6 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट को A सपोज कर लें, जैसे कि मैंने 1 2 3 के साइकिल को A सपोज कर लिया और 1 2 के साइकिल को मैंने B सपोज कर लिया, तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो जो ये ऊपर के 6 एलिमेंट्स हैं ये क्या बन जाते हैं मेरे पास? ऊपर देखिएगा S3 क्या आ जाएगा? 1 A स्क्वायर B AB और A स्क्वायर B, ठीक है। यानी कि A से मुराद है 1 2 3, A स्क्वायर का मतलब क्या है? A को A से कंपोज करेंगे, ठीक है। A क्यूब का मतलब क्या है? A को 3 मरतबा कंपोज करेंगे। आगे बताया गया है वेयर A क्यूब किसके बराबर है? 1 के। अब A क्यूब 1 के बराबर का मतलब क्या है? A को जब आपने 3 मरतबा A से कंपोज किया तो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी परमुटेशन आ जाएगा। B स्क्वायर बराबर है 1 का मतलब क्या है कि B को जब आपने B से कंपोज किया तो जो आपके आ जाएगा आपके पास आइडेंटिटी परमुटेशन। यही मतलब किसका होगा? AB होल स्क्वायर का, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। AB कैसे हासिल होगा? A और B को जब मैं कंपोज करूंगा तो एक आंसर आएगा जो कि इन्हीं 6 में से एक होगा, जो कि इन्हीं 6 में से एक होगा। A स्क्वायर B का भी यही मतलब है कि जब आपने A स्क्वायर कैलकुलेट किया होगा उसको जब आप B से कंपोज करोगे तो जो आंसर आएगा वो इन्हीं 6 में से आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा। अब S के नीचे जो 3 लिखा गया है यहाँ से पता चलता है कि आपने ट्राइंगल को रोटेट किया है। अब ज़रा यहाँ देख लें, ये जो हमारे पास वेयर A क्यूब बराबर है 1 B स्क्वायर बराबर है 1, यहाँ पर याद रखिएगा जो जिस एलिमेंट की ताकत 2 होती है ये हमेशा रिफ्लेक्शन को शो कर रहा होता है, ठीक है, और जिसकी ताकत 2 से ज़्यादा होती है ये रोटेशन को शो कर रहा होता है। अब A की ताकत 3 का मतलब है कि आपने 3 कोनों वाली शक्ल को घुमाया है जो 3 मरतबा घूमने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए। यूँ समझ लो एक आसान ज़बान में। वैसे तो पूरी ट्राइंगल कुल कितना ऑर्डर आ रहा है इसका? 6 ऑर्डर आ रहा है। कितना ऑर्डर आ रहा है? 6 ऑर्डर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि जब आपने किसी ट्राइंगल को रोटेट करना शुरू किया तो वो 6 चक्कर खाकर या 6 चक्करों को मुकम्मल करने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा कितने चक्करों के बाद? 6 चक्करों के बाद। A क्यूब इज इक्वल टू 1, ये जो A है ये दरअसल उसकी रोटेशन को हम 2 तरह से लेते हैं, एक रिफ्लेक्शन को लेते हैं और एक मूवमेंट में एक रोटेशन होती है और एक हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है। जो ऑर्डर 2 का होता है, अभी ऑर्डर मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी हमने एलिमेंट के ऑर्डर को स्टडी नहीं किया है, ठीक है। B की ताकत 2, जो 2 वाला एलिमेंट होगा जिसकी ताकत 2 होगी ये दरअसल उसके रिफ्लेक्शन को शो कर रहा होता है, और जिसकी ताकत 3 या 2 से ज़्यादा हो जाए सादा ज़ुबान में, अगर ये A की ताकत 4 हो जाए इसका मतलब है कि आपने 4 कोने वाली शक्ल की रोटेशन देख रहे हैं,
ठीक है, इसका सादा सा मतलब मैं बता रहा हूँ। बाकी तफसीली तौर पे जब हम कोर्स में इनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट सिमेट्री ग्रुप्स ऑफ S3 और S4 वगैरह, तो तब हम इनको तफसीली तौर पर इनका जायज़ा लेंगे। तो ये इस S3 की खूबी क्या है, नीचे लिखी गई है, S3 इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप। S3 इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप। अब देखो S3 का ऑर्डर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इट मीन्स के 6 ऑर्डर से नीचे, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा। तो S3 का ऑर्डर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ से दूसरी बात क्या पता चल रही है कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 6 से कम होगा वो कभी भी नॉन अबेलियन नहीं रहेगा, वो हमेशा क्या होगा, हमारे पास अबेलियन होगा। क्योंकि S3 के मतलब कह दिया गया है S3 इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप। नॉन अबेलियन ग्रुप्स में S3 जो सा है वो हमारे पास क्या होगा, सबसे छोटा होगा ऑर्डर 6 का। अब इसका ये मतलब नहीं है कि 6 से ऑनवर्ड हमें अबेलियन नहीं मिलने, अबेलियन भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ से ये पता चल रहा है कि ऑर्डर 6 से कम, यानी कि ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5, इनमें जो ग्रुप्स मिलेंगे वो सारे के सारे हमारे पास अबेलियन होंगे, इनमें से कोई भी हमारे पास नॉन अबेलियन नहीं होगा। ठीक है, तो ये काबिल ज़िक्र एक सिमेट्री ग्रुप था जो आमतौर पर इम्तिहानात में पूछ लिया जाता है। इसके मतलब हमने थोड़ी सी बातें देख ली, बाकी आगे चले के इसके मतलब हम मज़ीद गुफ्तगू को साथ साथ देखेंगे। इसके सब ग्रुप्स कैसे निकालते हैं, इसका सेंटर क्या होता है, इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, और इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होती हैं, वो हम साथ साथ इसके मतलब चलेंगे। अब अगली बात, सिमेट्री ग्रुप से रिलेटेड हमारे पास दो अहम सब क्लासेस आती हैं। एक उनको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स, और एक उनको हम बोलते हैं डाइहेड्रल ग्रुप्स। आइए ज़रा मुख्तसर सा उनका भी हम जायज़ा ले लें। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स, आप जानते हैं परमुटेशन दो तरह की होती हैं, इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन। इनमें से इवन परमुटेशन जो से होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, ऑड परमुटेशन ग्रुप नहीं बनाते हैं। और ये ऑब्वियस बात है, एक इसी फैमिली में जो सिमेट्री ग्रुप्स की फैमिली है उसका एक बड़ा ख़ास और स्पेशल हिस्सा है। अभी मैं हिस्सा बोल रहा हूँ, एक वक्त आएगा जब मैं इसको कोई एक ख़ास नाम दूंगा। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स ऑफ डिग्री n, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल A और सबस्क्रिप्ट में n से। A स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग, n का मतलब वही है, स्मॉल n का मतलब वही है जो हमारा SN में था कि कितने कोनों वाली शक्ल के मतलब गुफ्तगू की जा रही है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n किससे डिनोट करेंगे, इसको AN से। बाइनरी ऑपरेशन वही है जो SN के अंदर है, यानी कि कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस या प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस या कंपोजिशन ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सब एक ही फंक्शन के नाम हैं। नेचर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ये फ़र्क आ गया। यहाँ पर एलिमेंट सिर्फ कौन से होंगे, इवन परमुटेशंस होंगे। कौन से होंगे, इवन परमुटेशंस होंगे। SN में देखा था नेचर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, नेचर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, परमुटेशन थे। जबकि नेचर ऑफ एलिमेंट्स AN के लिए हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, इवन परमुटेशंस आ रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे, n फैक्टोरियल बटा 2। n फैक्टोरियल का मतलब कि SN का जो ऑर्डर होगा बटा 2, उसका हाफ ले लेंगे। SN का जो भी ऑर्डर होगा उसका हाफ कौन सा होगा, वो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप का क्या होगा, ऑर्डर होगा। अबेलियन नो फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 4। क्या मतलब है इसका कि अगर डिग्री 4 या 4 से ऊपर की बात करेंगे, यानी कि A4, A5, A6 अप टू सो ऑन, ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन अबेलियन होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि A3 जो सा होगा ये हमारे पास क्या होगा, अबेलियन होगा। यही बात हम आगे थोड़ा सा देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि अगर हम N3 लेते हैं तो A3 के हमारे पास एलिमेंट्स कौन से आएंगे, इवन परमुटेशन के ऊपर जो मुश्तमिल होंगे। S3 में से ही निकालेंगे इसको, किस में से निकालेंगे, S3 में से निकालेंगे। S3 में से आप सादा तौर पे उन परमुटेशन को अलहदा कर दें जो इवन परमुटेशन हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रुप बनाएंगी जो कहलाएगा ऑल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री 3। तो A3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1, 1, 2, 3 का साइकिल और 1, 3, 2 का साइकिल। ठीक है, इसका ऑर्डर देखिएगा, ऑर्डर ऑफ A3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 बटा 2। 6 क्यों, n फैक्टोरियल 3 है, n कितना है, 3। 3 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 6 के। 6 बटा 2 का मतलब क्या हुआ, 3। तो A3 का ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अबेलियन यस,
ठीक है। तो ये एक वाहद ग्रुप है, वाहद एक A3 ऐसा ग्रुप है जो इस पूरी फैमिली में क्या है, अबेलियन। यही बात नीचे लिखी गई है कि A3 इज द ओनली अबेलियन ग्रुप इन दिस फैमिली। A3 इज द ओनली अबेलियन ग्रुप इन दिस फैमिली। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ ले क्या कोई ऐसा सिमेट्री ग्रुप है जो अबेलियन हो, तो आपने कौन सी एग्जांपल देनी है, A3 की एग्जांपल देनी है कि A3 हमारे पास क्या होता है, अबेलियन ग्रुप होता है इस लिहाज से, ठीक है। और इसमें S3 और A3 के मतलब क्या फ़र्क आ गया, S3 जो उनसे है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप है, ये वो हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट नॉन अबेलियन ग्रुप है। और A3 जो उनसे है ये हमारे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है इन दिस फैमिली। इस फैमिली में A3 जो उनसे है ये हमारे पास क्या है, AN की ऑल्टरनेटिव ग्रुप्स की जो फैमिली है इसमें A3 जोन है ये हमारे पास कैसा ग्रुप होता है, अबेलियन ग्रुप होता है। ये ऑन इन दिस फैमिली से मुराद ऑल्टरनेटिव ग्रुप्स हैं, दिस फैमिली से मुराद, अब यहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसकी बात करूँ, SN तो सारे के सारे नॉन अबेलियन है ना, वो तो मसला ही हल हो गया हुआ हमारा। ऑल्टरनेटिव ग्रुप्स की बात कर रहा हूँ कि ये उसकी एक सब क्लास हमने उठाई है। इस क्लास में AN की क्लास में A3 जोन से है ये अकेला अबेलियन ग्रुप है, ठीक है। बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं A4, A5, A6 और सो ऑन, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, नॉन अबेलियन है। से हमारे पास यानी क्लास नहीं बल्कि इसको सब क्लास बोलेंगे। सिमेट्रिक ग्रुप्स का एक और ख़ास किस्म का हिस्सा डायहेड्रल ग्रुप्स जिसको हम बोलते हैं। डायहेड्रल ग्रुप्स ऑफ डिग्री n किससे डिनोट करते हैं, इसको DN से, ठीक है। D स्टैंड्स फॉर डायहेड्रल और N से वही मुराद है डिग्री की, ठीक है। डायहेड्रल ग्रुप्स ऑफ डिग्री n में ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल होता है, कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस का। नेचर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, परमुटेशंस होते हैं। ऑर्डर कैसे निकालते हैं इसका, 2 × n, 2 टाइम्स n। इसका मतलब क्या हुआ कि डायहेड्रल ग्रुप में ऑर्डर कभी भी ऑड नहीं आएगा, डायहेड्रल में कभी भी ऑर्डर हमारा ऑड नहीं आएगा, हमेशा क्या होगा, इवन होगा। DN बोल रहे हैं तो डायहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री n, ऑर्डर किसके बराबर आ रहा है, 2n के। अबेलियन है ये नहीं, तो जी अबेलियन नहीं है। फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 3 के 3 या 3 से ऊपर अगर आप n रखते हैं, जारी बात है कि रोटेशन मूवमेंट, रोटेशंस कब शुरू होती हैं, कम से कम 3 कोनों वाली शक्ल से शुरू होती हैं, तो वो सारी की सारी हमारे पास क्या आ जाती हैं, रोटेशन मैं बोल रहा हूँ तो घुमावट बोल रहा हूँ। अब आप ये नहीं कहेंगे कि क्या हम एक लाइन को उठा के यूँ कर दें तो वो ट्रांसलेट हो रही होती है, वो मतलब कि उसमें हम उसको मूवमेंट में उस अंदाज में हम बात नहीं करेंगे जिसके अंदर दोनों फैक्टर शामिल हो रहे हों, रोटेशन भी और रिफ्लेक्शन भी, ठीक है। यहाँ पे कैसी परमुटेशन आती हैं, सादा ज़बान में समझ लीजिए कि जब आप किसी शक्ल को घुमाते हैं, फ़र्ज़ कर लें आपने कोई 4 कोनों वाली शक्ल को घुमाया तो वहाँ से बनेगा S4। S4 का मतलब हुआ कि 24 ऑर्डर का होगा, 24 तरह की आपको शक्लें मुयस्सर आएंगी। 24 स्टेजेस के बाद वो अपनी असली हालत में वापस आएगा। अब इन 24 में से 8 मुकामात ऐसे आएंगे, इन 24 में से 8 मुकामात ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको रेक्टेंगल ही नज़र आएगी, ठीक है। रेक्टेंगल आपको रेक्टेंगल ही नज़र आएगी। तो उन इसको हम सिमेट्रीज भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज हैं। ये एक सिमेट्रिक है, एक सिमेट्रीज है। ये सिमेट्रीज का मतलब क्या है कि वहाँ पर वो एक जैसा नज़र आता है, वहाँ पे वो एक जैसा क्या आता है, नज़र आता है, उसको हम सिमेट्रीज बोलते हैं। तो ये फ़र्क है, सिमेट्रिक ग्रुप में तमाम की तमाम आपने मूवमेंट्स को इंक्लूड करना है। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स में आपने सिर्फ इवन परमुटेशंस को काउंट करना है, कंसीडर करना है। डायहेड्रल ग्रुप में आपने उन परमुटेशंस को काउंट करना है जो सिमेट्रीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो सिमेट्रीज को क्या कर रही होती हैं, रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। फर्ज कर लें अगर हम N4 लेते हैं तो इसका मतलब है डायहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 4 बनेगा, डिग्री 4 बनेगा। उसके एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, 1a, a² a³ b, ab, a² b और a³ b, 8 एलिमेंट्स आएंगे। वेयर a4 किसके बराबर है, 1 के, b² किसके बराबर है,
1 के, और ए बी स्क्वायर किसके बराबर है 1 के, ठीक है। और डाइहेड्रल D4 का ऑर्डर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, क्योंकि इन जनरल ऑर्डर कितना है हमारे पास 2 × n है, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। अबेलियन है या नहीं, तो अबेलियन ये नहीं है, ठीक है। तो ये हमने एक फाइनाइट, जो इंपॉर्टेंट फाइनाइट ग्रुप्स हैं उनके मुतालिक हमने एक ओवरव्यू कर लिया, जिसके अंदर हमने 4 तरह की क्लासेस बनाई, रेजिड्यू क्लासेस बनाई, हमने यूनिट ग्रुप्स को स्टडी किया, nth रूट्स ऑफ यूनिटी को स्टडी किया, और एक मुख्तसर सा जायज़ा लिया सिमेट्री ग्रुप्स का, और उसकी 2 अहम तरीन सब क्लासेस का, जिनमें एक ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स शामिल हैं और दूसरे कौन से शामिल हैं, डाइहेड्रल ग्रुप्स शामिल हैं। उम्मीद है कि इनके मुतालिक याद रखिएगा हमने कोई डिटेल डिस्कशन नहीं किया, एक इनका मुख्तसर सा ओवरव्यू लिया है, ताकि हम इम्तिहानात के अंदर इन MCQs को जो इनके हवाले से हैं उनको हम आसानी के साथ क्या कर सकें, टैकल कर सकें। बाकी बहुत सारी बातें हैं जो इन ग्रुप्स के मुतालिक मौजूद हैं, जो हमने इस वक्त या इस लेक्चर सीरीज़ में डिस्कस नहीं की हैं, वो हम प्रॉपरली अपने कोर्स में डिस्कस करेंगे। और अब यहाँ से हम ऑनवर्ड जो सा है अपना अबेलियन ग्रुप्स की और नॉन अबेलियन ग्रुप्स के हवाले से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आपने ये अगर एक ओवरव्यू बनाएं तो आपके पास रेजिड्यू क्लासेस, यूनिट ग्रुप्स और nth रूट्स ऑफ यूनिटी के जो ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे अबेलियन हैं। सिमेट्री ग्रुप्स सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, नॉन अबेलियन हैं। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स एक मुकाम के अलावा तमाम मुकामात के ऊपर नॉन अबेलियन है। डाइहेड्रल ग्रुप्स तमाम मुकामात के ऊपर क्या हैं, नॉन अबेलियन है, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने जायज़ा ले लिया अबेलियन और नॉन अबेलियन का। अब इस हवाले से मज़ीद जो गुफ्तगू है अबेलियन और नॉन अबेलियन को पहचान कैसे करें, कि अगर हमें किसी ग्रुप का ऑर्डर दे दिया जाए तो वहाँ से हम कैसे पहचान करें कि ये ग्रुप अबेलियन है या ये ग्रुप नॉन अबेलियन है, इसके मुतालिक हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई पॉइंट हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है, इंशाल्लाह मैं उसको अच्छे अंदाज से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।